नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मध्य पूर्व और विश्व के कई हिस्सों में तनाव और हिंसा की घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। लेबनान, सीरिया, यमन और गज़ा में हालात बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बने हुए हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर रूस, ईरान और अन्य देशों की गतिविधियां सुर्खियों में हैं। आइए इन घटनाओं को विस्तार से समझते हैं क्या है। दक्षिण लेबनान के मस्जिद जाउन में इजरायली ड्रोन ने एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाया, जिसमें 2 नागरिक घायल हो गए। इसके अलावा कफर कीला और रमिया में इजरायली ड्रोनों ने स्टन ग्रेनेड गिराया, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। कफर कीला में एक दीवार के पास और रमिया कब्रिस्तान के पास भारी गोलीबारी के बीच ये हमले हुए। एक नागरिक जो अपने घर के पास काम कर रहा था, वो भी निशाने पर आया है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने देश की आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की है और इजरायली हमलों से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुनः निर्माण के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की मांग की है। संसद और अध्यक्ष नबी बेरी ने हिजबुल्लाह के प्रतिरोध और शहीदों की सराहना की है, जिन्होंने इजरायली आक्रमण को विफल किया है। हिजबुल्लाह के शेख नईम कासिम ने प्रतिरोध और मुक्ति दिवस को लेबनान की ताकत का प्रतीक बताया और चेतावनी दी कि अगर सरकार कमज़ोर पड़ी तो प्रतिरोध देश की सार्वभौमता की रक्षा करेगा। यमन के अंसार अल्लाह आंदोलन ने भी इसराइल के प्रतिरोध का समर्थन किया है। सीरिया के कुनित्रा में इजरायली सैन्य काफिला तैनात हुआ है, जिसमें 14 सैन्य वाहन और 3 मरकवा टैंक शामिल है। ये काफिला अल हमीदिया और गवर्नमेंट भवन को जोड़ने वाली सड़क पर देखा गया है। दूसरी ओर सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद और अमेरिकी विदेश दूत टॉम बैरक ने इस्तांबुल में मुलाकात की, जिसमें प्रतिबंधों में राहत, एकता और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई है। ये मुलाकात अमेरिका सीरिया संबंधों में नई शुरुआत का संकेत दे रही है। सीरिया ने अमेरिका को गायब अमेरिकी नागरिकों को खोजने में मदद का वादा किया है। इस बीच तुर्की ने सीरिया में आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए हवाई और नौसैनिक अड्डे स्थापित करने की योजना बनाई है। दूसरी ओर यमनी सशस्त्र बलों ने दावा किया कि उन्होंने जाफा में बैन गुरियन हवाई अड्डे पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है, जिससे हवाई अड्डे की गतिविधियां कुछ देर के लिए बाधित हुई और बड़े पैमाने पर निकासी करनी पड़ी। उन्होंने हवाई यातायात पर प्रतिबंध की पुष्टि की है, जो उनके तीसरे हमले का एक हिस्सा है। ये हमला क्षेत्र में बढ़ते तनाव को दर्शा रहा है। गजा में मानवीय स्थिति भयानक है। UNRWA ने कहा कि संकट को रोकने के लिए प्रतिदिन 500 से 600 सहायता ट्रकों की ज़रूरत है। वहीं स्पेन के विदेश मंत्री जोसेफ मैनुअल अल्बारेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर गजा में आक्रमण रोकने के लिए प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। स्विस अधिकारियों ने गजा रिलीफ फाउंडेशन की जांच शुरू कर दी है, जो अमेरिका समर्थित एक समूह है और गजा में सहायता वितरण की जिम्मेदारी लेने वाला है। वहीं जेरूसलम पोस्ट ने चेतावनी दी कि इजराइल न केवल गजा में युद्ध लड़ रहा है, बल्कि एक गहरे आंतरिक संकट का भी सामना कर रहा है, जो उसके सामाजिक ढांचे को खतरे में डाल रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी कोर्ट गवाही को टालने की तैयारी कर रहे हैं, जो 2 हफ्तों में होनी है। गजा युद्ध के कारण इजराइल को 15 से 25 अरब शेकल का भारी वित्तीय घाटा हुआ है। इजरायली विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर प्रमुख देश फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देते हैं तो इजराइल वेस्ट बैंक पर सार्वभौमता लागू कर देगा, मतलब अपना कब्जा कर लेगा। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के साथ सीमा पर सुरक्षा बफर जोन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 51 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें 12 लोग मारे गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एकता अमेरिका को उनके देश का फ़ायदा उठाने से रोकेगी। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पुष्टि की है कि ईरान कूटनीति जारी रखेगा, लेकिन UN स्नैप पैक तंत्र लागू होने पर बड़ा जवाब देगा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने फ्रांस पर मानवाधिकार के दावों को लेकर नैतिक अधिकारों की कमी का आरोप लगाया है। इसके अलावा युगांडा ने जर्मनी के साथ सैन्य सहयोग निलंबित कर दिया है। जर्मन राजदूत पर तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए ये घटनाएं
मध्य पूर्व और विश्व में बढ़ते तनाव और जटिल कूटनीतिक परिदृश्यों को दर्शाती हैं।